बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ा ही हैपनिंग दिन था और एक हैपनिंग दिन का इख्तिताम भी हैपनिंग तरीके से हुआ। वो हुआ जो शायद बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उल्टी पड़ गई हैं सब तदबीरें, इसलिए क्योंकि नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है, और वो ये है कि हुकूमती उम्मीदवार जो कि हफीज शेख साहब थे वो सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं। 164 वोट्स उनको मिले हैं, और जो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, जो पीडीएम के उम्मीदवार थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो 169 वोट लेकर के सेनेट के इंतखाब जीत गए हैं। अब से थोड़े दिनों पहले तक हम इसी प्लेटफॉर्म पर यही गुफ्तगू करते थे कि पीडीएम में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर वो हो रहा है जो फैसले, जो बातें आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, और आज हमने प्रैक्टिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। वो पीडीएम के अंदर भी अपना असर और रसूख कायम रखेंगे। नवाज शरीफ साहब के सामने भी आसिफ अली जरदारी इस जीत के साथ सुरखरू हुए, मौलाना फजलुर रहमान के सामने भी आसिफ अली जरदारी इस जीत के साथ सुरखरू हुए, और अगर हम सेनेट की बात करें तो सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने हाथ में ही रखा। यह सब कैसे हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हफीज शेख साहब की जो शिकस्त है उसको इमरान खान की शिकस्त माना जाएगा? इसलिए क्योंकि अगर एक तरफ आसिफ अली जरदारी बराजबान थे, इस्लामाबाद में वहां मौजूद थे, जोड़ तोड़ हो रहा था, कन्विंस किया जा रहा था, वीडियो लीक्स भी हुई, वही दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद अपने कैंडिडेट के लिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खुद कैंपेन कर रहे थे। तो बड़ा सवाल, क्या हफीज शेख की शिकस्त इमरान खान की शिकस्त है? एक और बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई ऐसी यकीन दहानी उल्टी पड़ गई जिसका शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अंदाजा नहीं था? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्या हुकूमत ने, क्या इमरान खान साहब ने सिचुएशन को मिसकैलकुलेट किया? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवालात बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक ही है, और आज के दिन के लिए जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इमीडिएटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया, रद्द अमल आया, वो ये था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसी नोट पर मैं अपने शो का आगाज करूंगी। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे आई मस्ट से। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी सायरा अफजल तारड़ साहिबा, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है और ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमें आफ्ताब जहांगीर साहब ने ज्वाइन करना था, उनकी कमिटमेंट थी, लेकिन अभी अभी मुझे शो से बिल्कुल एक सेकंड पहले जब मैं आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार हो रही थी तो मुझे ये बताया गया कि वो लॉबी में मसरूफ हैं क्योंकि वहां पर कोई मीटिंग जारी है। और ऐसी कैच 22 सिचुएशन में बड़ी मेहरबानी उस्मान सईद बसरा साहब ने कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के और मेरे साथ पूरे शो में बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान ज्वाइन करने के लिए। जरा मेरे साथ बने रहिए, आपसे तो लंबी गुफ्तगू होगी, लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। पहले जरा मैं एक मुबारकबाद दे दूं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कि अभी ऐवान में मसरूफ है उनको तो मुबारकबाद का सिलसिला बाद में देंगे, अभी सब नॉन रीचेबल है। बैरिस्टर साहब हमारी दस्तरस में है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये कैसे कर लिया आपने, आप बताना पसंद करेंगे कैसे हो गया ये? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है पिछले 3 साल के अंदर, पहले लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, और वो हर सूबे के अंदर, केपीके में ये अपने घर में नौशहरा में आ रहे, जहाँ पे वजीर आला इनके रहे और इनका बड़ा मान था उस सीट के ऊपर, ये बलोचिस्तान में हारे, ये सिंध में हर सीट के ऊपर आ रहे, कराची में हारे, पंजाब में हारे। तो ये फैसला था ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अवाम का कि ये हुकूमत हमें अब कबूल नहीं है, और अब लोगों ने फैसला किया। और देखें बिनी साहबा, ये पाकिस्तान के लोगों का मुकद्दर नहीं है कि कोई शौकत अजीज आए, कोई हफीज शेख आए, कोई मोइन कुरैशी आए, कोई इधर आए अपनी चंद साल की वजारत चलाए और वापस चला जाए। और इन्होंने जिस तरह से लीथल इस्तेमाल किया है हफीज शेख का, जिस तरह लोगों का जीना दोबर हो गया, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गई, पाकिस्तान बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी और बदतरीन गुर्बत का शिकार हुआ। और वजीर आजम साहब ने जिस तरह अपने एमएनएस के साथ राब्ता नहीं रखा, अभी कल उन्होंने लंच पे कहा कि अब मैं 3 साल गुजर गए, मैं माजरत चाहता हूँ, अगले अरसे में मैं आपसे राब्ता रखूंगा।
अपनी हल्का इंतखाब कौमी असम्बली के लोगों से उनका राब्ता नहीं था, अपने लोगों के साथ राब्ता नहीं था। और पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स ने जिस तरह अदम एतमाद किया, जितनी भी सीटों पे इन्होंने उम्मीदवार नामजद किए, चारों सूबों के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद हुई उसके उम्मीदवारों के ऊपर कि ये पैसे लेके टिकटें दी गई हैं, और उधर के सीनियर लोगों ने कहा वो सिर्फ पीटीआई है, तो इससे आप अंदाजा करें कि पहले लोगों ने फैसला किया, फिर इनकी जमात ने फैसला किया, और आज कौमी असम्बली की अक्सरियत ने फैसला कर दिया कि गो इमरान गो। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब हमें बड़ी बातें सर मुझे सर एक मिनट ये गो इमरान गो सिर्फ एक नारा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आप लोग कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लाएंगे। इमरान खान साहब कैसे चले जाएंगे? इमरान खान साहब आज की तारीख में और आगे भी प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, उनको रहना भी चाहिए। आप लोगों का प्लान ही यही है कि आपने इमरान खान साहब को इतना कमजोर कर देना है कि उनके हाथ से पार्लियामान की जो रही सही जो बागडोर है वो भी चली जाए। वापस आके इस बारे में बात करते हैं कि गो इमरान गो है कि नहीं है। मुझे इस वक्त जरा हुकूमत को शामिल करना है और सायरा अफजल तारड़ साहिबा को शामिल करना है। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। आफ्ताब जहांगीर साहब की कमिटमेंट थी बट ही जस्ट बैक्ड ऑफ इन द लास्ट मोमेंट। आई एम श्योर काफी अपसेट होंगे। आप इस शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं उस्मान? यहां से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अभी मेरे भाई ने बड़ी शद्दोमत के साथ इसके ऊपर बात की कि जनाब जमीन आसमान के कलाबे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी रवैये हारे हैं। ये जो अब्दुल हफीज शेख साहब की, जो मैं अभी पहले भी आपकी ट्रांसमिशन में था, मैं तब भी यही सवाल उठा रहा था, अब तो उस सवाल के ऊपर मोहर सख्त हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का नाम लेवा जितने भी लोग हैं दरअसल ये जमीरों के व्यापारी हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि आज के दिन जब हम टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, जब 74 साल से मेरा मुल्क आज़ाद है और उसमें एक जमहूरी निज़ाम के तौर पे जो तमाशा लगा हुआ है, जिसके ऊपर मुल्क की अपने आप को बड़ी सियासी जमहूरी पार्टियां कहने वाले लोग जमीरों की तजारत में मुलव्वस हैं, उनके बच्चे सरेआम लोगों को फरगला रहे हैं, पैसा चला रहे हैं, और अक्सरियत न होने के बावजूद इलेक्शन के अंदर पैसे के बलबूते के ऊपर ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जिनके पास मतलूबा अहलियत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। इसके बावजूद जो रिजल्ट आया है, मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम करें? 2 सीटों पर इलेक्शन है, एक के ऊपर हम 5 वोट से आ रहे हैं, 7 रिजेक्ट हुए हैं, उसकी भी मुहर्रकात के ऊपर अभी हम गौर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर जा चुके हैं। जो कहा गया गिलानी साहब के बेटे ने वोट जाया करने की वीडियो, जो दस्ते का पैटर्न है उसके ऊपर इंशाल्लाह ये तो कलदम ठीक है गिलानी साहब के बेटे की वो वीडियो नहीं आप ही के साथ हो सर। मुझे प्लीज एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दे, फिर मुझे सायरा आपा की तरफ जाना है। 2018 इलेक्शन के बाद 2021 के जो सेनेट के इंतखाबात हैं, क्या उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिक गए हैं? वो बेशक चाहे हैदर गिलानी साहब ही कह रहे हों कि वोट जाया कैसे करना है, अगर वो कसूरवार हैं तो कसूरवार आप की तरफ के लोग भी तो हैं जिन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने अपना वोट जाया किया, अपना जमीर जगाया, बेच दिया, व्हाटसोएवर जो भी आपने बातें की हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जी देखिए, मैं आपके सामने ये बात रखूं, मुझे आपकी ये बात सुन के इसलिए अफसोस हो रहा है कि आपकी दलील या अगर जो आपका सवाल है वो सवाल है असल में उस शेर के मस्ताक के कातिल की ये दलील तो मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। देखिए, मसला ये है कि जब आपके सामने ये रिजल्ट चीख के कह रहा है कि मुल्क के ईवाने बाला में पैसा चलता है, इस मुल्क के ईवाने बाला के अंदर पैसा देके जमीरों की तजारत की जाती है, पाकिस्तान का ईवाने बाला इसकी वजह से आज स्टेन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि हमने इसी पीडीएम को हमारी खतून निशिस्त के ऊपर फौजिया अरशद ने उनको 14 वोट से हराया है। तो ये जो दिल्ली के ख्वाब आ रहे हैं छिछड़ों के, आज भी जैसे आपने खुद ही कहा इमरान खान ही वजीर आजम है और इंशाल्लाह 2023 तक रहेंगे, लेकिन ये इंतखाब और इसकी ये सीट खास तौर पर ये अपोजिशन और जो मुतहदा अपोजिशन बदउनवानी है उसको कौम के सामने अल्लाह ने उनका बातन बने रहिए मेरे साथ। मुझे जरा पीएमएलएन के पास जाने दे, जरा आदि मुबारकबाद उनको भी दे दूं। उनके मुत्तहिदा कैंडिडेट थे ये पीडीएम के। पीडीएम में आ रही जी एक लाइन ले ले, मेरी एक लाइन ले ले। अगर तो ये खरीदो फरोख्त और जमीरों की मंडी मुबारकबाद की मुस्तहिक है तो ऐसी मुबारकबाद पे सद अफसोस। चलें सायरा अफजल तारड़ साहिबा, बड़े ये अखलाकी बनते हैं।
सायरा अफजल तारड़ साहिबा, क्या ओके प्लीज मुझे सायरा अप्पा के पास जाने दीजिए गाइस। अस्सलाम वालेकुम सायरा अप्पा, आदि मुबारकबाद की तो आप भी मुस्तहिक हैं, बिकॉज आप लोगों ने अपना वोट, अपना फेथ पूरा का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के जो मुश्तरका आप लोगों के उम्मीदवार है वो यूसुफ रजा गिलानी के उसमें डाला। क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत हमें ये बता रही है कि जो हफीज शेख की जो हार है वो हफीज शेख की हार नहीं है, इमरान खान साहब की हार है? बीनिश, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने आज हमें फतह दी, पीडीएम को इज्जत दी, और जो चीज हम चीख चीख के कह रहे थे मुंतखब नुमाइंदों ने, MNAs ने उस पे मोड़ शब्द की कि ये नाअहल चोर हुकूमत से लोग तंग है। मैं PTI के अपने भाई का पूरा भाषण सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि किस तरीके से आज जमीर फरोशों की मंडी और पैसे, काश इसी तरह कर्म के साथ जिस दिन चेयरमैन सेनेट बजिंजो साहब हारे थे और अभी मौजूदा चेयरमैन जीते थे, काश उस दिन भी आके ये जमीर फरोशी की बात करते। ये इसकी और ये कह रहे हैं कि हम खातून की सीट जीत गए हैं और एक हार। देखें, मुकाबला ही यूसुफ रजा गिलानी का था। आज इररेलेवेंट हो गई हैं तमाम प्रोविंशियल असेंबली से जो लोग आए हैं और बाकी। बीनिश एक सीक्वेंस है, आप देखें कि किस तरह पहले लोग बाहर निकले पीडीएम के साथ, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए कराची से लेके कुरम तक, किस तरह लोगों ने इनको मुस्तरद किया। आप डस्का में देखें, आप वजीराबाद में, आप कराची में देखें, उनकी जमानतें जब्त हुई। और आज देखें ये जो जाया, आप ये बार बार अब्दुल गिलानी की वीडियो की बात करते हैं, वो 4 लोग थे जो मिले थे और इनके अपने थे। अभी हामिद मीर साहब को और मैं एक और को सुन रही थी, वो प्लांटेड थे। उनको कहा गया ये वक्त बताएगा कि वो जिसके कहने पे गए और जब वापस आके उन्होंने कहा जॉब डन। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको प्रोब करे। उसने क्या कहा? अब देखें, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे पास एक बंदा आके कहता है कि मैं अपना वोट जाया करना आपको देना चाहता हूँ, मैं उसको बताऊंगी। मैं तो उम्मीदवार हूँ ना, ना कोई उसमें पैसे ऑफर करने की बात है ना कुछ। अपने इनके 25 मेंबर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो 5 बजे तक नहीं पहुंचे थे, मिलकर कर करके उनको लाए और आखिरी शायद कोई उनमें से वजीर था। ये एहसास से जिम्मेदारी, उनको पता नहीं क्या लारे दिए होंगे। आप पूरे पाकिस्तान में चारों असेंबलियों में और नेशनल असेंबली में देखें, इन्हीं के लोग हैं जिनके साथ मसले हुए हैं। कुछ तो है ना, कहीं आप रूट कॉज देखें। अच्छा सायरा आपा ऑनेस्टली एक बात मुझे टीवी पर बता दें, मुझे ब्रेक लेनी है, फिर बाकी बात ब्रेक से वापस आके करेंगे। बस मुझे ब्रेक पर जाने से पहले इतना बता दें कि क्या आप ये समझते हैं, बहुत पुरानी पॉलिटिशियन है, हल्के की सियासत करती है, आपका अपना एक हल्का है, मुतअद्दिद बार आप उससे जीत के MNA बन के इलेक्शन लड़ के आप हाउस में पहुंची हैं, क्या आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मानकर पीडीएम ने, कि चाहे वो बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेना हो, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना हो, आप शुक्रिया अदा करेंगे आज ऑन एयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का कि उन्होंने एक्चुअली लिटरली हाथ पकड़ के आपको ड्रैगन किया कि भाई हमें इस पार्लिमानी सियासत के अंदर रहना है और इसी में रहकर ही हम इस हुकूमत को हरा सकते हैं? देखिए बीनिश, मुझे तो यकीन है कि हमारी नीयत खालिस है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये जमहूरियत की और आवाम की खिदमत की जंग है। उस वक्त जो फैसले हुए वो कंसेंसस के साथ हुए और उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा और भी एक आधी जमातें थी कि जिनका ये फैसला था कि हमें कंसंट्रेशन नहीं करनी चाहिए, हमें बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सब आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त ये जो फैसला हुआ ये बेहतर था। और मैं एक और भी समझूँ, ये कहते हैं ना वो 2.5 साल वजीर आजम रहेंगे, मुझे पता है वो रहेंगे क्योंकि वो बेशर्म है, उनको एहसास नहीं है। ना हफीज शेख भी इस्तीफा नहीं देगा और इमरान खान भी इस्तीफा नहीं देगा, इन दोनों को घर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे वापस आकर बात करूंगी। इस टाइम पर आपको मुझे बलूचिस्तान के जो वजीर आला हैं वो इस टाइम पर गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, आपको जी नाज़रीन आप देख रहे थे कि इस टाइम पर जिस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं उनसे भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। डेफिनेटली हम अपने पैनलिस्ट से भी आपकी गुफ्तगू कराएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, सो आई थिंक सो ही इज नॉट गोइंग टू जॉइन फॉर द शो एनीवेज। लेकिन एक और चीज, जहां पर नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई, सेनेट की मैं बात कर रही हूँ, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो 169 वोट्स लेकर कामयाब रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पल्ला जो है वो भारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा फॉर वट एवर रीजन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे शो के अंदर। उसके साथ ही साथ एक और कारनामा
हंगामा भी हुआ है वो पार्लियामान के अंदर, और कानून के एतबार से भी एक बड़ी एक अनोखी सी चीज हुई है, अनोखा सा वाकया हुआ है, उसको मैं अंडर द कार्पेट इस पूरे हैपनिंग डे पे नहीं करना चाहती। उस्मान बसरा साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, ये क्या हुआ? फैसल वाडा साहब जो है वो पहले एज एन एमएनए अपना वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद, क्योंकि एट द सेम टाइम उनकी कोर्ट में हियरिंग थी उनकी उसी नाअहली वाले केस को लेकर के, जो ड्यूल नेशनैलिटी वाला मामला है, तो उसके बाद वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। और अब जो उसका फैसला सामने आया, मतलब स्मार्ट खेल गए आप लोग को ये समझ थी कि क्या होने वाला है, तो लिहाजा फैसले के अंदर फैसल वाडा साहब को जो है नाअहल करार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने फैसले से पहले ही एज एन एमएनए रेजिग्नेशन दे दिया था। जी बसरा साहब। बिल्कुल, मैं बिनिश आपको जवाब दूंगा। मेरे प्लीज अगर आप ये सवाल की सोर्स कर ले, मुझे जी जरूर 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 जरूर। जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये जो उस्मान सईद बसरा साहब ने सारी गुफ्तगू की है, आप इसके ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि वो बड़े अपसेट हैं, वो तो समझते हैं कि कोई जमहूरी प्रोसेस नहीं है, जमहूरियत की कोई जीत नहीं हुई है। जिस तरह से बिलावल साहब ने आज अपना इमीडिएट रिएक्शन दिया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वो तो अभी भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए बिनिश, बड़ी बात सी भी है, संजरानी साहब पे जब अदम एतमाद का मामला था तो आइन की कदरन थी कि कोई रुकन अपनी जमात के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। ये बड़ा आइनी तकाजा है सीधा। आज हर रुकन को ज़मीर के मुताबिक इजाजत थी कि अगर वो समझता है कि उसकी जमात ने अच्छे उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए और वो लोग उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते ऐवान बाला के अंदर, तो वो उसे वोट ना दें। ये आइनी उन्हें इख्तियार था। आज लोगों ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया तो इस पे ये सीख पा हैं और अखलाकियात सिखा रहे हैं हमें। लेकिन जब 14 लोगों को इन्होंने धांधली और पैसे के जरिए खरीद के आइन को सबोताज किया, उसके बारे में ये खामोश रहती है। और ये कौन सी पार्टी है जो किसी के कंधों पे चढ़ के आई है? हम पहले दिन से कह रहे थे कि अब्बू जान अगर थोड़ी देर के लिए उंगली छोड़ें, अब्बू जान थोड़ी देर के लिए इन्हें जो पाँव पाँव चलता बच्चा है इसे कहें कि जाओ की बात कर रहे हैं। आप ही के जो अभी विनिंग कैंडिडेट है वो लास्ट टाइम यही कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो अब्बू जान के बारे में, आपके अब्बू जान के बारे में बात कर रहे हैं सर? तो कोई, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो अब्बू जान थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल होके अपने काम की तरफ गए हैं और इनका जो इन्हें था हर वक्त गोद में चढ़ाया हुआ, इन्हें जरा साइड पे किया है और चंद लम्हों के अंदर आपको फैसले आना शुरू हो गए अवाम के से लेके और ऐवानों तक। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आज इन लोगों ने, आज अरकान असेंबली ने फैसला दे दिया है। अब अगर इमरान खान के अंदर थोड़ी सी भी, वो तो कहते थे 500 लोग इकट्ठे हो गए तो मुझ में शर्म हुई तो मैं घर चला जाऊंगा, मेरे लफ्ज नहीं है, ये खान साहब के अपने लफ्ज हैं। अब खान साहब को आज अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है। खान साहब ने 50-50 करोड़ के फंड्स दिए हैं। खान साहब ने बुजदार साहब को साथ बिठा के फौरी तौर पे ऑर्डर्स किए हैं चीजों के, फौरी तौर पे लोगों के जमीर खरीदे हैं। जिन लोगों को 3 साल एक लम्हा नहीं दिया उनके लिए बैठ बैठ के उनके काम किए हैं। लेकिन इन सारे कामों के बावजूद जो उनके साथ सलूक हुआ है वो आपके सामने है। और ये देखिए, इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि वार्डा मेंबर है कौमी असेंबली का और वो जाके सेनेटर बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये नाअहल लोग अपनी नाअहलियों से बचने के लिए आइन का, कानून का और पाकिस्तान के निजाम का मजाक बनाए बैठे हैं। और आज एक बात साबित हो गई कि अगर जमहूरी कुव्वतें मुत्तहद हों तो ये सियासी यतीम एक लम्हे के लिए नहीं रह सकते। ये लेपालक जिन्होंने किसी को अपने सर के ऊपर सरपरस्त बना के रखा था, अगर पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करने लगे, सियासत अहले सियासत के लिए छोड़ दें और ये गमलों के अंदर पनीरियां ना उगाएं और अगर इस तरह के बगल बच्चे लेके ना आए तो इन्हें तो कोई काउंसलर ना बनाए। मैं आपको बताऊं, राज ये आगाज हो गया है पूरे में और ऐवानों में। आ गया आपका पॉइंट। जी बसरा साहब, आर यू इन पोजीशन टू कमेंट सर? बात तो इनकी बिल्कुल वैलिड है भाई। अगर फैसल वाडा साहब अगर फैसल वाडा साहब आज अपना रेजिग्नेशन ना देते फैसले से पहले तो वो नाअहल होते, लेकिन अब वो सेनेटर है सर। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि मेरी बहन भी बड़ा माशाल्लाह कह रही, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जीत गए। इनका शुक्र ऐसे ही है कि जैसे 5-7 चोर एक 10वें बार में चोर को कामयाब चोरी पे कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आदमी का नकबजनी के बाद वापस आ गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप मुझे ये बताइए कि आज जो जितनी ये मेरे भाई बहस कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब भी, जी अवाम ने अदम एतमाद कर दिया। आप पूरा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हार के आए हैं तो वहां पे कोई आपका अदम एतमाद नहीं हुआ,
آپ ہمارے سے کوئی KP کے ادھر اندر الیکشن نہیں ہے بھائی. عدم اعتماد نہیں ہے. آپ ہم سے جو سیٹیں ہارے ہیں اس پہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. جو اسلام آباد کے اندر فوزیہ نے آپ کو ہماری ویمن سیٹ پہ ہرایا وہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. دیکھیے آج دکھ کی بات یہ ہے, آج دکھ اور شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 10 سے 11 جماعتوں کا یہ ٹولہ جنہوں میں مال حرام کی کثرت پائی جاتی ہے اور جن کے اوپر مال حرام کی کمائی کی کیسز ہیں, انہوں نے کس طرح سے سارے لوگوں کے ضمیر خریدے ہیں اور ضمیر خریدنے کے بعد وہ 5 ووٹ سے جیت کے بغلے بجا رہے ہیں. دنیش کیسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں جواب دیں. لیٹ می فنش سر, میں آؤں گی آپ کے پاس, آپ پھر اپنا موقف دیجیے گا ضرور. کے چھری کے نیچے دم دیجیے بھائی جان. میں تو آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ نے اتنی غلط قسم کی گفتگو کی. اچھا وارڈا صاحب کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں سر, پرسنل کامنٹ نہ کریں, پروگرام کا وقت چلا جاتا ہے. جی نہیں دیکھیے میری بات سنیے, مجھے حق دیں کہ میں ذرا رسپونڈ کروں. مجھے سائرہ افضل تارڑ میرے لیے بڑی محترم ہے. دیکھیے وہ کہہ رہی تھی عمران خان میں شرم نہیں. شرم آپ ہمیں بتائیں گی شرم کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ جو ایک نااہل آدمی کو اپنے سربراہ مانے ہوئے ہیں, سزا یافتہ کو, اور اس کے راہ پلاتے ہیں, اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ شرم والی بات. ہمیں ہم بتائیں گے عمران خان میں شرم ہے کہ چوروں میں شرم ہونی چاہیے جو ڈاکے مار کے پاکستان سے بھاگے, ہوا خوری کر رہے ہیں, حرام خوری کرنے کے بعد شرم ہونی چاہیے. اب میں آپ سے صرف یہ بتاؤں کہ آج عمران خان کا مقدمہ پاکستان کی قوم کے سامنے سرخرو کھڑا ہے. وہ مقدمہ تھا کہ پاکستان دیوان بالا کے اندر ضمیروں کی منڈی لگتی ہے, پیسے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وارڈا صاحب پر کامنٹ کرتے ہیں سر. جی میں اس پہ بھی کرتا ہوں. میری ایک منٹ بات سن لیجیے نا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی جو کینڈیڈیٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست کینڈیڈیٹ تھا, ترکی کی چوری کا ہاتھ جس کی جیب سے نکلا, ایسے ڈریم میں جو پکڑا گیا, میمو گیٹ میں جو ڈسکوالیفائی ہوا, وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں باپ کا امید بیٹا خریدار کی ویڈیو جس کی نکلی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا زبردست کینڈیڈیٹ ہے. مطلب ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ باتیں نا بہت پیچھے رہ گئی ہیں. آپ لوگوں نے اعتراضات دائر سر وہ آپ لوگوں نے اعتراضات دائر تو کیے تھے نا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے ملتان سے نامینیشن پیپرز اسلام آباد ٹرانسفر کیے تھے. اب پیچھے نہیں رہ گئی سر, اداروں نے فیصلہ دیا. اب یہ باتیں آگے آ گئی ہیں کہ اصل میں پاکستان کے ایوان بالا کے اندر آنے والے لوگ ضمیروں کی منڈی اور ضمیروں کے تاجر ہیں اور پیسے کے بلبوتے پہ آتے ہیں. اب یہ باتیں آگے آ گئی ہیں. یہ ایک سیٹ جیتنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ ووٹ جو ہے اس کے حسن کریں, اور یہ کہتے تھے ساری جماعتیں ووٹ کریں کیونکہ یہ ووٹ کے تاجر ہیں. اور فیصل وارڈا صاحب کے سینیٹر بننے سے کیا ثابت ہو گیا, یہ بھی تو بتا دیں سر, آگے بھی بڑھنا ہے نا. سنیے فیصل وارڈا بھی یہیں پہ ہیں, عدالتیں بھی یہیں پہ ہیں. اگر فیصل وارڈا نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو اس کے خلاف عدالت میں جایا جا سکتا ہے. میری دانش میں جو میں قانون کو سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. اس لیے میرے وہ تو کوئی ایسا سوال نہیں. لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا کے اندر ترکی کا ہار چوری کرنے والا ایفے ڈریم کے خاندان والا اپنی میمو گیٹ میں جس کو نکالا وہ جواب دیتے ہیں. بات ہو گئی سر, بات ریپیٹ ہو رہی ہے. میں اس کا جواب لوں گی لیکن مجھے پہلے نون لیگ کے پاس جانا ہے. میں ایک منٹ بیرسٹر صاحب, نون لیگ بھی ہے میرے ساتھ. میں نے مانا آج آپ جیت گئے ہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں سولو شو آپ کے ساتھ کر لوں گی. سائرہ اپا پلیز گائز اوکے, مجھے پلیز الاؤ کریں نون لیگ کو. نہیں سائرہ اپا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب کیونکہ بائی الیکشنز میں بھی کہیں نہ کہیں اپوزیشن جو ہے اس کو فتح نصیب ہوئی ہے, جوائنٹلی میں بات کر رہی ہوں, سندھ میں بھی پنجاب میں بھی, پی ڈی ایم کا جو آپ کو متحدہ جو کینڈیڈیٹ تھا ان کو بھی فتح نصیب ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگر ہوگا لانگ مارچ تو وہ کس طرح کا لانگ مارچ ہوگا, ہومیوپیتھک قسم کا لانگ مارچ ہوگا یا جینوئنلی آپ لوگ ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے آگے کا بتائیں نا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب تو جیت گئے, اب آگے کیا ہوگا, پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے, یہ بتائیں مجھے. اچھا بینش, میں بار بار بسرا صاحب کی جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کی بات سن رہی تھی. جی عبدالقادر صاحب کس طرح جیتے, مطلب ان کی پارٹی نے اعتراضات لگائے, سیف ابڑو کس طرح جیتے, یہ باتیں ہمیں سناتے ہیں ضمیر فروش. اور جس بندے کو انہوں نے بلوچستان میں عبدالقادر کے مقابلے میں ٹکٹ دی وہ وڈرا کی, واہ 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 واہ, اپریشیٹ کریں جی کہ ان کو ٹکٹ مل گئی. پھر جی اب اپریشیٹ کریں کہ ورکرز کے کہنے پہ پی ٹی آئی نے ان سے ٹکٹ وڈرا کر لی. اب جی وہ اب آگا کے کون ہے ان کو دی. اس کے بعد یہ لیکچر دیں, یہ لوگوں کو مت بتائیں کہ ضمیر فروشی کیا ہے اور منڈی کیا ہے اور ایوان بالا کیا ہے. مطلب ان کے سامنے ابھی میں بار بار چیئرمین سینٹ کی بات کرتی ہوں, یہ آج ہی ان کو سارے مورل گراؤنڈ یاد آئے.
پیسے یہ دیں لیں یہ مطلب جو بھی ہے. سو مجھے آج لگ رہا ہے کہ یہ جو میں کہنا نہیں چاہتی لیکن اس قدر کرب کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ میں یقین کریں آج تو مجھے ہنسی آ رہی تھی اور میں اتنی انجوائے کر رہی تھی ان کی باتیں. جو بھی ہے نا جو بھی ہے عمران خان پہ اس کے ممبرز نے عدم اعتماد کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 16 کے 16 ووٹ جو حفیظ شیخ کو نہیں پڑے ان 16 نے کروڑوں روپے لیے ہیں؟ کسی نے تو اپنے ضمیر کی آواز سنی ہوگی نا. اور یہ ایک اپرچونٹی تھی ان کے پاس. اب جو آپ نے اگلا سوال کیا ہے دیکھیں کل ہماری جنرل کاؤنسل کی میٹنگ ہے پی ایم ایل این کی. اس کے بعد پی ڈی ایم اے کی اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی. لانگ مارچ جیسے بھی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. کل میاں نواز شریف صاحب لانگ مارچ کے سلسلے میں ہی پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہوگا ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. مجھے لگ رہا ہے بینش کہ جس سیکوینس سے چیزیں ہو رہی ہیں نا پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور ہو رہے ہیں. مطلب مجھے اتنے I have to take a break on this note کہ عمران خان صاحب according to the opposition ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شاید opposition کا پلان بھی یہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود بیرسٹر عامر حسن صاحب, سائرہ افضل طاہر صاحبہ اینڈ عثمان سعید بسٹا صاحب. جی بیرسٹر صاحب آپ بہت دیر سے کہنا چاہ رہے ہیں, ساتھ میں میرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے بیکاز لاسٹ کامنٹ ہوگا آپ کا آج کے دن کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد آگے جو لانگ مارچ ہے اس کا منظر کیسا ہوگا؟ پہلی بات جی میں بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دیتا. بسرا صاحب کی آج حالت غیر ہے, بس اتنا ہی کہوں گا کہ گالیوں کی روش کو کم کیجئے. آپ کی چلتی ہے زبان بہت. ترجمان صاحب ترجمانی کریں میرے بھائی, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, نہیں جچتا یہ کہنا, یہ تانے دینے, حرام کی کمائی فلانا. یہ دیکھیں پیغمبر پاک کا فرمان ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو آگے پہنچا. 3 سال ہو گئے, آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. آپ کو ہار بھی مل گیا یوسف رضا گیلانی کے گھر سے, لیکن آپ مجرم نہیں ثابت کر سکے. کتنی دیر تک جھوٹ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ جھوٹ کے ساتھ اتنے کام اتنی دیر نہیں چلتے. کتنی دیر آپ لوگوں کو جھوٹ پہ گزارا کرنے کا کہیں گے؟ میں اتنا کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کی کارکردگی دیکھ لی, آپ کے وعدے سراب ہوئے. یہ تبدیلی سراب کی سی ہے, جھوٹ ہے. لوگ تنگ ہیں, عوام کے اندر آئیں میرے بھائی اور دیکھیں اور بس کریں. کس کے آپ ترجمان بنے پھرتے ہیں؟ یہ بزدار صاحب کے. اتنی آپ کی تنخواہ نہیں ہے جتنا آپ نے اپنے پہ عذاب کا بوجھ ڈال لیا میرے بھیا. بسرا صاحب ایسے نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہم نے جمہوری راستہ اختیار کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پی ڈی ایم کے ساتھیوں کو, جماعتوں کو اس چیز پہ بات پہ قائل کیا کہ ہم جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. ہمیں ان اسمبلیوں کے اندر, کیونکہ اس حکومت کو کوئی میجورٹی نہیں ہے, یہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے, تانگا پارٹیوں کی حکومت ہے اور بھانمتی کا کنبہ ہے. اور اس کا کوئی بھی لوگ اس کی اتحادیز کے ساتھ نہیں, اس کی جماعت کے اپنے لوگ ساتھ نہیں. اور بنش یہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ بنے بھی ایسے تھے. ایک کنگز پارٹی بنی تھی کبھی کیو لیگ, آج وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ 90% پی ٹی آئی کے اندر ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب تو 8-7% لوگ تھے, وہ بیچارے جو پھاوے ہو گئے ناچ ناچ کے, آج انہیں کچھ بھی نہیں ملا. آج تو پھر عبدالقادر جیسا بندہ جیت کے آ گیا پیسے کے بل بوتے کے اوپر. اپڑوں جیسے بندے سے یہ ٹکٹ نہیں واپس لے سکے جس پہ پورے صوبے نے عدم اعتماد کیا. کے پی کے اندر انہوں نے کھربوں پتیوں کو ووٹ دیا. تو خدا کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے گریبانوں کے اندر اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کا با دیکھ. خدا کے لیے اگر میں کیسز کھولوں گا, کوئی 1967-68 کی دہائی میں کرپٹ ثابت ہوا تھا اور نوکری سے نکلا تھا, میں نام نہیں لیتا. کسی کا امریکہ میں فیصلہ ہوا تھا, میں پھر نام نہیں لیتا. لیکن خدا کے لیے آپ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں, آپ کو جچتی نہیں. بنش جمہوری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ جو بھی فیصلے کرے گی, ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ جمہوریت کا بول بالا ہوگا. جمہوری جماعتیں جو پاکستان کے لوگوں کی پاپولر ووٹوں میں بھی اور دوسرے ووٹوں میں بھی اکثریت رکھتے ہیں. اب اگر انہیں عورت کی سیٹ پہ, خاتون کی سیٹ جیتنے پہ اتنا شوق ہے تو آئیں قانون میں ترمیم کرتے ہیں. عمران خان خاتون کی خصوصی نشست پہ آ کے جیت جائے, ہم بھی چھوڑ دیں گے وہ سیٹ. لیکن جو اصل جنرل سیٹ ہے
वो आप हार गए हैं। अब खातून की निशिस्त के पीछे मत चलिए छुपें। जी तो बसरा मकसूद साहब, ठीक है। एक जरदारी सब पर भारी, जोड़ तोड़ की सियासत में आज ये बस फिर साबित हो गया कि जरदारी का कोई सानी नहीं है। आप जरा अपने बेंचेस, अपनी परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लीजिए। जी बसरा साहब। अच्छा, इसमें ये है कि मेरे ख्याल में ये जो आपका नैरेटिव है, जो अभी आपने कहा अपने सवाल की सूरत में कि एक जरदारी सब पे भारी, मेरे ख्याल में यही तो हम प्रोग्राम के आगाज से कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी जो सिंबॉलिक चीज है, असल में एक जरदारी और उसका कमाया गया पैसा और उसको चलाने की उनकी बेशर्मी और रिटाई की आदत सबसे भारी है। दूसरी बात यह है कि मैं अब सुन तो लेना जी, अगर आप मुझे बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, बारी बारी प्लीज। लेट हिम स्पीक ना बैरिस्टर साहब, लेट हिम स्पीक जी। आज सारा पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, ये पर्सनल अटैक है, यानी कि आप जो इनकी बात सुन रही है सारी, पर्सनल अटैक नहीं था। मैंने क्या पर्सनल अटैक किया है? मैं कह रहा हूँ कि आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि वोट ना होने के बावजूद भी अगर के उम्मीदवार तो इमरान खान की ये बात बिल्कुल सच्ची साबित हो गई कि पाकिस्तान के ऐवाने बाला के अंदर पैसा चलता है और पाकिस्तान की सियासत या कि शिकंजे में है। सायरा पर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि जरूरी तो नहीं है ना कि सारे लोग बिक गए होंगे। आप लोग ये क्यों नहीं मानते कि आपकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं खराब है, आपके एमएनएस भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज हैं? ये भी तो 1% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी, मेरे ख्याल में अच्छा होता कि सायरा जैसी मुदब्बर खातून जो है ये पॉइंट भी उठाती कि यूसुफ रजा गिलानी जब ये वोट डालने के लिए इनके लोग जा रहे थे तो उनके जमीर के ऊपर कौन सी खलश थी। ये भी जब बताते ना हमें कि उनको काला कोट पहन के उनको डिस्क्वालीफाई करवाने और चोर कहते रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज वो क्योंकि जीते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ऐवाने बाला आज अपनी मोतबरियत के हिसाब से उसने अपना एतबार खोया है। ऑलराइट, लेट्स सी कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत सेनेट में, पार्लियामान में, अपर हाउस में, लोअर हाउस में क्या तब्दीली लाती है, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, या फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। आज के लिए पैनलिस्ट का शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।